हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ऑडियो पॉडकास्ट में। आज हम चंगेज खान के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1211 और 1236 ईस्वी के बीच भारत की सरहद पर एक बड़ा भयंकर बादल उठा। यह बादल मंगोलों का था, जिसका नेता चंगेज खां था। चंगेज खां अपने एक दुश्मन का पीछा करता हुआ ठेठ सिंध नदी तक आ गया, लेकिन यहीं रुक गया। भारत बच गया। इसके करीब 200 वर्ष बाद इसी के वंश का एक दूसरा आदमी तैमूर भारत में मार काट और बर्बादी लेकर आया। हालांकि चंगेज यहाँ नहीं आया, लेकिन बहुत से मंगोलों ने भारत पर छापा मारने और ठेठ लाहौर तक भी धमकने की आदत सी डाल ली। कभी कभी ये आतंक फैलाते थे और सुल्तानों तक को भी इतना डरा देते थे कि वे धन देकर अपना पिंड छुड़ा देते थे। हजारों मंगोल पंजाब में ही बस गए। मंगोलिया के खानाबदोश मर्द और औरत बड़े मजबूत थे। कष्ट झेलने की इन्हें आदत थी और ये लोग उत्तरी एशिया के लंबे चौड़े मैदानों में तंबुओं में रहते थे। लेकिन इनका शारीरिक बल और कष्ट झेलने का मुहावरा इनके ज्यादा काम न आते अगर इन्होंने एक सरदार न पैदा किया होता, जो बड़ा अनोखा व्यक्ति था। यह वही व्यक्ति है जो चंगेज खां के नाम से मशहूर है। यह सन 1155 ईस्वी में पैदा हुआ था और इसका नाम असली नाम तिमुचीन था। इसका पिता येगुसी बगातूर इसको बच्चा ही छोड़कर मर गया था। बगातूर मंगोल अमीरों का लोकप्रिय नाम था। इसका मतलब है वीर, और मेरा ख्याल है कि उर्दू का बहादुर शब्द इसी से निकला है। हालांकि चंगेज 10 वर्ष का छोटा लड़का ही था और उसका कोई मददगार नहीं था। फिर भी वह मेहनत करता चला गया और आखिर में कामयाब हुआ। वह कदम कदम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि अंत में मंगोलों की बड़ी सभा कुरुलताई ने अधिवेशन करके उसे अपना खान महान या कागन या सम्राट चुना। इससे कुछ साल पहले उसे चंगेज का नाम दिया जा चुका है। चंगेज जब खान महान या कागन बना, उसकी उम्र 51 वर्ष की हो चुकी थी। यह जवानी की उम्र नहीं थी, और इस उम्र पर पहुंचकर ज्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। यह गौर करने की बात है, क्योंकि ज्यादातर महान विजेताओं ने मुल्कों को जीतने का काम जवानी में ही पूरा कर लिया है। इससे हम यह नतीजा भी निकाल सकते हैं कि चंगेज ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद डाला था। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था, और हर बड़े काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और उसकी तैयारी कर लेता था। मंगोल लोग खानाबदोश थे। शहरों और शहरों के रंग ढंग से भी उन्हें नफरत थी। बहुत लोग समझते हैं कि चूंकि वे खानाबदोश थे इसलिए जंगली रहे होंगे, लेकिन यह ख्याल गलत है। शहर की बहुत सी कलाओं का उन्हें अलबत्ता ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने जिंदगी का अपना एक अलग तरीका ढाल लिया था, और उनका संगठन बहुत गुथा हुआ था। लड़ाई के मैदान में अगर उन्होंने महान विजय प्राप्त की तो अधिक संख्या होने के कारण नहीं, बल्कि अनुशासन और संगठन के कारण। और इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि उन्होंने चंगेज जैसा जगमगाता सेनानी मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास में चंगेज जैसा महान और प्रतिभाशाली सैनिक नेता दूसरा कोई नहीं हुआ है। सिकंदर और सीजर इसके सामने नाचीन नजर आते हैं। चंगेज न सिर्फ खुद बहुत बड़ा सालार था, बल्कि उसने अपने बहुत से फौजी अफसरों को तालीम देकर होशियार नायक बना दिया था। अपने वतन से हजारों मील दूर होते हुए, दुश्मनों और विरोधी जनता से घिरे रहते हुए भी वे अपने से ज्यादा तादाद की फौजों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करते थे। चंगेज ने बड़ी सावधानी के साथ अपनी विजय यात्रा की तैयारियां की। उसने अपनी फौज को लड़ाई की तालीम दी। सबसे ज्यादा इसने अपने घोड़ों को सिखाया था, और इस बात का खास इंतजाम किया था कि एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा घोड़ा तुरंत सिपाहियों के पास पहुंच सके, क्योंकि खाना बदोशों के लिए घोड़ों से ज्यादा महत्व की चीज कोई नहीं है। इन सब तैयारियों के बाद उसने पूर्व की तरफ कूच किया और उत्तर चीन और मंचूरिया के किन साम्राज्य को करीब करीब खत्म कर दिया और पेकिंग पर भी कब्जा कर लिया। उसने कोरिया जीत लिया। मालूम होता है कि दक्षिणी सुंगों को उसे अपने दोस्त बना लिया था। इन सुंगों ने किन लोगों के खिलाफ उसकी मदद की थी? बेचारे यह नहीं समझते थे कि इनके बाद उनकी भी बारी आने वाली। चंगेज ने बाद में सुंगों को भी जीत लिया था।
इन विजयों के बाद चंगेज आराम कर सकता था। ऐसा मालूम होता है कि पश्चिम पर हमला करने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह खारजम के साथ से मित्रता का संबंध रखना चाहता था, लेकिन यह हो नहीं सका। एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब है देवता जिसे नष्ट करना चाहते हैं उसे पहले पागल कर देते हैं। खारजम का बादशाह अपनी ही बर्बादी पर तुला हुआ था और उसे पूरा करने के लिए जो कुछ मुमकिन था उसने किया। उसके एक सूबे के हाकिम ने मंगोल सौदागरों को कत्ल कर दिया। चंगेज फिर भी सुलह चाहता था और उसने यह संदेश लेकर राजदूत भेजे कि उस गवर्नर को सजा दी जाए। लेकिन बेवकूफ शाह इतना घमंडी था और अपने को इतना बड़ा समझता था कि उसने इन राजदूतों की बेइज्जती की और उनको मरवा डाला। चंगेज के लिए इससे बर्दाश्त करना नामुमकिन था, लेकिन उसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उसने सावधानी से तैयारी की और तब पश्चिम की तरफ अपनी फौज के साथ कूच का डंका बजा दिया। इस कूच ने जो सन 1219 ईस्वी में शुरू हुआ, एशिया की और कुछ हद तक यूरोप की आंखें इस नए आतंक की तरफ खोल दी जो बड़े भारी बेलन की तरह शहरों और करोड़ों आदमियों को बेरहमी के साथ कुचलता हुआ चला आ रहा था। खारजम का सम्राट मिट गया। बुखारा का बड़ा शहर जिसमें बहुत से महल थे और 10 लाख से ज्यादा आबादी थी, जलाकर राख कर दिया। राजधानी समरकंद बर्बाद कर दी गई और उसकी 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग जिंदा बचे। हिरात, बलक और दूसरे बहुत से गुलजार शहर नष्ट कर दिए गए। करोड़ों आदमी मार डाले गए। ये जो जो कलाएं और दस्तकारियां वर्षों से मध्य एशिया में फल फूल रही थी, गायब हो गई। ईरान और मध्य एशिया में सभ्य जीवन का खात्मा सा हो गया। जहां से चंगेज गुजरा वहां वीराना हो गया। खारजम के बादशाह का लड़का जलालुद्दीन इस तूफान के खिलाफ बहादुरी से लड़ा। वह पीछे हटते हटते सिंध नदी तक चला गया और जब यहाँ भी इस पर जोर का दबाव पड़ा तो कहते हैं कि वह घोड़े पर बैठा हुआ 30 फुट नीचे सिंध नदी में कूद पड़ा और तैरकर इस पार निकल आया। उसे दिल्ली दरबार में आश्रय मिला। चंगेज ने वहां तक उसका पीछा करना फिजूल समझा। सेल्जुक तुर्कों की ओर बगदाद की खुशकिस्मती थी कि चंगेज ने इनको बिना छेड़े छोड़ दिया और वह उत्तर में रूस की तरफ बढ़ गया। उसने कीव के ग्रैंड ड्यूक को हराकर कैद कर लिया। फिर वह हीसियो या तंगतों के बलवे को दबाने के लिए पूर्व की तरफ लौट गया। चंगेज ने 1227 ईस्वी में 72 वर्ष की उम्र में मर गया। उसका साम्राज्य पश्चिम में काले समुद्र से पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। उसमें अब भी काफी तेजी थी और वह दिन ब दिन बढ़ ही रहा था। इसकी राजधानी अभी तक मंगोलिया में काराकोरम नाम का छोटा सा कस्बा था। खानाबदोश होते हुए भी चंगेज बड़ा ही योग्य संगठन करने वाला और उसने बुद्धिमानी के साथ अपनी मदद के लिए योग्य मंत्री मुकर्रर कर रखे थे। उसका इतनी तेजी के साथ जीता हुआ साम्राज्य उसके मरने पर टूटा नहीं। अरब और ईरानी इतिहास लेखकों की नज़र में चंगेज एक दानव है। उसे उन्होंने खुदा का घर कहा है। उसे बड़ा जालिम आदमी बताया गया है। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा जालिम था, लेकिन उसके जमाने में बहुत से शासकों में उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। भारत में अफगान बादशाह कुछ छोटे पैमाने पर इसी तरह के थे। जब गजनी पर अफगानों ने सन 1150 ईस्वी में कब्जा किया तो पुराने खून का बदला लेने के लिए इन लोगों ने उस शहर को लूटा और जला दिया। 7 दिन तक लूट मार, बर्बादी और मार काट जारी रही। जो मर्द मिला उसे कत्ल कर दिया गया। तमाम स्त्रियों बच्चों को कैद कर लिया गया। महमूदी बादशाहों यानी सुल्तान महमूद के वंशजों के महल और इमारतें जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं था, नष्ट कर दिए गए। मुसलमानों का अपने बिरादर मुसलमानों के साथ यह सलूक था। इसके और यहाँ भारत में जो कुछ अफगान बादशाहों ने किया उसके और मध्य एशिया और ईरान में चंगेज की विनाशपूर्ण कार्रवाई के दर्जों में कोई फर्क नहीं था। चंगेज खारजम पर खास तौर से नाराज था क्योंकि शाह ने उस राजदूत को कत्ल करवा दिया था। उसके लिए तो यह खूनी झगड़ा था और जगहों पर भी चंगेज ने खूब सत्यानाश किया था, लेकिन उतना नहीं जितना मध्य एशिया में। शहरों को यूं बर्बाद करने के पीछे चंगेज की एक और भी भावना थी। उसकी खानाबदोशी की तबीयत थी और वह कस्बों और शहरों से नफरत करता था। वह खुले मैदानों में रहना पसंद करता था।
एक दफ़ा तो चंगेज को यह ख्याल हुआ कि चीन के तमाम शहर बर्बाद कर दिए जाएं तो अच्छा होगा, लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि उसने ऐसा किया नहीं। उसका विचार था कि सभ्यता और खाना बदोशी की जिंदगी को मिला दिया जाए, लेकिन न तो यह संभव था और न है। चंगेज खां के नाम से शायद यह ख्याल हो कि वो मुसलमान था, लेकिन वो मुसलमान नहीं था। यह एक मंगोल नाम है। मजहब के मामले में चंगेज बड़ा उदार था। उसका अपना मजहब अगर कुछ था तो समावाद था, जिसमें अविनाशी नीले आकाश की पूजा थी। वह चीन के ताओ धर्म के पंडितों से अक्सर खूब जान चर्चा किया करता था, लेकिन वह खुद समा मत पर ही कायम रहा और जब कठिनाई में होता तब आकाश का ही आश्रय लिया करता था। चंगेज को मंगोलों की सभा ने खान महान चुना था। यह सभा असल में सामंतों की सभा थी, जनता की नहीं। और ये च्यों चंगेज इस फिरके का सामंती सरदार था। वह पढ़ा लिखा न था और उसके तमाम अनुयायी भी उसी तरह थे। शायद वह बहुत दिनों तक यह भी नहीं जानता था कि लिखने जैसी भी कोई चीज होती है। संदेश जवानी भेजे जाते थे और आमतौर पर छंद में, रूपकों या कहावतों के रूप में होते थे। ताज्जुब तो यह है कि जवानी संदेशों से किस तरह इतने बड़े साम्राज्य का कारोबार चलाया जाता था। जब चंगेज को मालूम हुआ कि लिखने जैसी कोई चीज होती है तो उसने फौरन ही महसूस कर लिया कि वह बड़े फायदेमंद चीज है, और उसने अपने पुत्रों और मुख्य सरदारों को इसे सीखने का हुक्म दिया। उसने यह भी हुक्म दिया था कि मंगोलों का पुराना रिवाजी कानून और उसकी अपनी उक्तियां भी लिख डाली जाएं। मुराद यह थी कि रिवाजी कानून सदा सर्वदा के लिए अपरिवर्तनशील कानून है और कोई इसे भंग नहीं कर सकता। बादशाह के लिए भी इसका पालन करना जरूरी था, लेकिन यह अपरिवर्तनशील कानून अब अपर्याप्त है और आजकल के मंगोल को न तो इसकी कोई याद है और न इसकी कोई परंपरा ही बाकी रही है। चंगेज खां की मृत्यु के बाद उसका लड़का ओगताई खान महान हुआ। चंगेज और उस जमाने के मंगोलों के मुकाबले में वह दयावान और शांतिप्रिय स्वभाव का था। वह कहा करता था कि हमारे कागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें, खुशहाल बनाएं और उनकी मुसीबतों को कम करें। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, शुक्रिया।